हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वन शॉर्ट वीडियो ऑफ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। जैसे कि एज यू ऑल नो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। जैसे कि मुझे याद है ये 9th स्टैंडर्ड में भी था। इसी के साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो आप लोगों ने पहले भी 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। सो इस कंसेप्ट को आप बहुत बार पढ़ चुके हो। तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 था आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 5 था आपका हीट और चैप्टर 6 है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 3 चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं ओवर अदर चैप्टर्स, राइट। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चैप्टर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 3-4 चैप्टर्स है 4, 5, 6, 7 के आसपास ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, राइट। चलिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने आगे के चैप्टर के वन शॉट वीडियो को, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि भाई ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो देख लेते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? तो हाँ भाई, आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। और ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि जब आप किसी पेंसिल को वाटर के अंदर में जाके डिप करते हैं तो वाटर के ऊपर तक पेंसिल आपको यहाँ दिख रही है, बट वाटर के अंदर में पेंसिल थोड़ी सी स्लाइड हो गई। मतलब आपने ये देखा कि पहले आपको पेंसिल ऐसी दिख रही थी, राइट, और ये आपका पानी का ग्लास था। जब आपने इस पेंसिल को वाटर में देखा तो ये पेंसिल आपको इधर की जगह इधर दिख रही थी। तो भाई ये ऐसा हुआ क्यों? ऊपर साइड में पेंसिल यहाँ पे थी और नीचे साइड में पेंसिल यहाँ पे है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो याद रखना, ये जो फिनोमिना यहाँ पे है, इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू दी अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ये जो ऊपर वाला मीडियम दिख रहा है ये भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है, और इसी के साथ साथ जो आपको नीचे वाला मीडियम दिख रहा है ना, वो भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम ही है। तो ऊपर वाला मीडियम भी है आपका ट्रांसपेरेंट, नीचे वाला मीडियम भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लेकिन दोनों ही मीडियम डिफरेंट है। ऊपर वाला मीडियम जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एयर दिख रही है, और जो भी आपका नीचे वाला मीडियम है उसमें आपको क्या दिख रहा है? उसमें आपको वाटर दिख रहा है। मतलब ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, बट ऊपर वाला मीडियम जो है वो एयर है और नीचे वाला मीडियम जो है वो आपका वाटर है। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वहाँ पे उस लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, जिसके वजह से आपको रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को आप लोग क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग आगे देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को, कि एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे क्या होता है। एक सेकेंड। चलो, तो अभी हम लोग बेसिकली जो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसमें कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, यहाँ पे अगर इस फिगर को आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 बार रिफ्रैक्शन दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला है फर्स्ट रिफ्रैक्शन और सेकंड क्या है? सेकंड रिफ्रैक्शन। मतलब ये जो है ना, इसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं। याद रखना, इस चीज को हम लोग ग्लास स्लैब बोलते हैं। और ग्लास स्लैब में बेसिकली 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। जो पहला रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और जो सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग सेकंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे आपको 2 टाइप के दिख रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड सेकंड रिफ्रैक्शन। समझ गया? और ये रिफ्रैक्शन हम लोग कहाँ से स्टडी कर रहे हैं? ग्लास स्लैब में। अब देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले आप एक लाइट की रे को ले रहे, तो ये है आपकी सबसे पहली लाइट की रे। अब ये जो लाइट की रे है बेसिकली ये किसी ग्लास स्लैब पे जाके, ग्लास स्लैब के सरफेस पे जाके क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, जब मैं बात करती हूँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन की, मतलब रिफ्रैक्शन पहली बार होने वाला है, रिफ्रैक्शन फर्स्ट टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला? फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट किसी ग्लास के सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है विद द नॉर्मल। याद रखना, ये है लाइट रे।
जो ग्लास के सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, जिसके वजह से यहाँ पे वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ में आपकी जो लाइट की रे है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ऊपर वाला मीडियम था आपका एयर और अंदर वाला मीडियम क्या है, वैक्यूम, मतलब ही ग्लास। तो लाइट का जो रे है वो एक मीडियम मतलब ही एयर से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मतलब ही ग्लास में जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट अगर एक मीडियम से ट्रैवल करता है और दूसरे मीडियम में जाता है तो हमेशा उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे लाइट पहले एयर से ग्लास स्लैब के अंदर में गई, मतलब ही लाइट पहले एयर वाले मीडियम में थी और अब लाइट वैक्यूम में है, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था बट अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है। रीजन क्या हो सकता है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था, पहले लाइट रे ऐसी आई और बाद में लाइट रे ऐसी गई, मतलब डायरेक्शन इसका क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। रीजन ये है क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, सबसे पहली और सबसे काम की चीज। आगे देखते हैं। फिर ये जो लाइट है ये ऐसी 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 आके ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस पे आके स्टिक होती है। अब ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस पे भी फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ही अब ये जो रिफ्रैक्शन है ये सेकेंड टाइम हो रहा है, इसलिए इस रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ, सेकेंड रिफ्रैक्शन में सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के ऊपर वाले सरफेस से हुआ, सेकेंड रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के नीचे वाले सरफेस से हुआ एज पर दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी फिर वही हुआ। यहाँ पे लाइट रे जो है वो ग्लास स्लैब के सरफेस से स्टिक हुई, ग्लास स्लैब के सरफेस से कोलाइड हुई और उसके बाद में उसका क्या हुआ, उसके बाद में फिर से उसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब जरा यहाँ पे देखो, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे ग्लास स्लैब जो था बेसिकली वो समझ लो एक वैक्यूम है। तो लाइट जो है वैक्यूम से एयर की तरफ आ रही है, इसका मतलब लाइट का जो भी पाथ था वो चेंज हुआ। पहले आपका मीडियम वैक्यूम था और अब आपका मीडियम एयर है। मतलब अगर मीडियम चेंज होता है तो बेसिकली लाइट का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। अब लाइट वैक्यूम से एयर में आ रही है, मीडियम तो चेंज हुआ ना, इसलिए अब जो लाइट है ना बेसिकली फिर से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो देखो कैसे, क्या पहले लाइट ऐसी आई ऐसी और अब लाइट ऐसी जा रही है, इसका मतलब लाइट का डायरेक्शन फिर से क्या हुआ, चेंज हुआ। इसी का मतलब फिर से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो एक बार हम लोग पूरे कंसेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने ग्लास स्लैब को कंसिडर किया, उसमें हम लोगों ने दो नॉर्मल कंसिडर किए। पहले लाइट जो था वो आ रहा था वो एयर वाले मीडियम से ग्लास स्लैब वाले में गया। पहले लाइट आया, लाइट का जो रे था वो एयर से ग्लास स्लैब में गया, उसका मीडियम चेंज हुआ, इसलिए लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ, फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, जो भी आपका लाइट था, जो भी आपका लाइट रे था, अब वो ग्लास से एयर की तरफ आ रहा है, फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, इसको आपने सेकेंड रिफ्रैक्शन बोला। यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें सेम है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे काम का पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया, सबसे काम का पॉइंट आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी ये वाला आई है ना, जो भी ये वाला आई है, मैं अच्छे से मार्क करके समझाती हूँ आपको, जो भी आपका ये वाला आई है और जो भी आपका ये वाला ई है, ये दोनों ही कैसे है, ये दोनों ही इक्वल है। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि आई इक्वल्स टू ई, क्योंकि ये आई जो है बेसिकली ये जो है ना ये एयर के लिए है और यहाँ पे जो ये ई है वो भी एयर के लिए है, इसलिए आई इक्वल्स टू ई। और सेकेंड टाइम जो आर है वो है इक्वल टू I1। तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, जो ये वाला आर है ना, ये वाला आर, ये किसके इक्वल है, ये I1 के इक्वल है। समझ गए ना। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर ये वाला जो आई है ये एयर के लिए है तो ये वाला ई भी एयर के लिए है, इसलिए आई और ई एक दूसरे के इक्वल है। ये वाला आई और ये वाला ई दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एयर के लिए है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे जो आपको ये आर दिख रहा है और ये जो I1 दिख रहा है ये दोनों भी एक दूसरे के लिए इक्वल है क्योंकि ये आर भी ग्लास के अंदर का है और ये I1 भी ग्लास के अंदर का है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है।
चलिए अब हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें कुछ लॉज इन्वॉल्व होते हैं, वो लॉज तो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लॉ को कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि एक रे होती है इंसिडेंट रे, दूसरी रे होती है नॉर्मल और तीसरी रे होती है रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे टोटल 3 टाइप की रेज आपको देखने को मिलती है। पहली जो रे रहती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे, समझ लो ये इंसिडेंट रे है, समझ लो ये आपका नॉर्मल है और समझ लो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, इसी के साथ साथ रिफ्रैक्टेड रे और इसी के साथ साथ नॉर्मल, याद रखना वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 मेजर लॉ है। पहला लॉ ये कहता है कि जो भी इंसिडेंट रे है, जो भी नॉर्मल है और जो भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड ग्लास द रेशियो ऑफ साइन आई इज टू साइन आर इज कांस्टेंट। तो आप जो भी पेयर ले रहे हो, पेयर का मतलब ही हुआ कि आप 2 टाइप के मीडियम लेते हो। कभी कभी आप लेते हो वैक्यूम और एयर, कभी कभी आप लोग लेते हो एयर और वैक्यूम, ऐसे बहुत सारे आप मीडियम कंसिडर करते हो, बट एक समय पे आप हमेशा 2 मीडियम कंसिडर करते हो। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास, तो जो भी आपका रेशो रहता है साइन आई इज टू साइन आर का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बस इतना ही याद रखना कि जो भी रेशो होता है साइन आई इज टू साइन आर का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि बेसिकली जो भी 2 पेयर आप कंसिडर कर रहे हो किसी भी रिफ्रैक्शन के अंदर में, उनमें साइन आई इज टू साइन आर का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। जैसे जैसे आप मीडिया को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडिया चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सबसे काम का पॉइंट है। यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वैक्यूम को कंसिडर करके लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर आप लेते हो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस सेंटेंस पर ही 2-3 न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इस सेंटेंस पर अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के 1-2 टाइप से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर में भी डिपेंड करता है। कितनी लाइट की वेलोसिटी है किसी मीडियम में, उसके ऊपर में भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो याद रखना यहाँ पे एक लॉ होता है जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। देखो ये स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो भी रेशो होता है साइन आई इज टू साइन आर का, उसका ही मतलब होता है एन, और ये जो एन होता है ना, यही एन आपको क्या बताता है, यही एन डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए। तो रेशो ऑफ साइन आई इज टू साइन आर ये हमेशा इक्वल होता है एन के, मतलब ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इसका वैल्यू कभी ना कभी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक पॉइंट को। अ रे अलोंग द नॉर्मल गोज फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। इसका कहना देखो क्या है, अगर रे सपोज नॉर्मल के ही अलोंग में आती है तो रे जाएगी भी ऐसी। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर रे ऐसी आती तो रे ऐसी जाएंगी, अगर रे ऐसी आती तो रे ऐसी जाएंगी, बट अगर रे सपोज सीधी ही आ रही है तो वो जाएंगी भी कैसे, सीधी ही जाएंगी। तो बस इसका ये कहना है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू 0 है तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या रहता है, 0 रहता है। तो मैंने आपको इस स्लाइड में ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का वो हमेशा डिफरेंट होता है।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर में भी डिपेंड करता है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लेते हो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसको हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्नेल्स लॉ कहता है कि जो भी रेशो होता है sin i टू sin r का, उसका वैल्यू होता है n, मतलब ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर i का वैल्यू 0 है तो r का वैल्यू भी क्या रहता है, 0 रहता है। फिर हम लोग देख रहे हैं आगे एक फॉर्मूला। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझने के लिए शायद आगे भी दिया है, एक सेकेंड वेट फॉर अ वाइल। इस चीज़ उस चीज़ को समझने से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ गई तो वो चीज़ आपको अल्टीमेटली समझ जाएगी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम इज, मतलब देखो आपको क्या याद रखना है। अगर सपोज मैं लिखती हूँ n/1, मैंने n/1 लिखा है, तो आप लोग हमेशा कैसे जाते हो, लेफ्ट टू राइट। याद रखना लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट। हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट ही जाना, तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई सिंबल दिया है n/1, तो याद रखना आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट, इसको आप लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम, समझ गए, लेफ्ट टू राइट जाना। अगर सपोज मैंने इसको ऐसा लिखा, लेट अस से समझ लो इसको मैंने लिखा है 3/2, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, आपको हमेशा कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ सेकेंड मीडियम। समझ गया ना, लेफ्ट टू राइट जाने का, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ सेकेंड मीडियम। और अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 3/1, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। आपको तो बस एक ही काम करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाना है। तो इसको आप लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो अभी आपको समझ गए ना कि अगर कोई भी सिंबल आ गए तो आप उसको लिख लोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना, बस इतनी बात याद रखो। अब यहाँ पे आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1:2, तो इसको देखो कैसे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1:2, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम। हमेशा आपको ऐसा ही इसको लिखने का है। चलिए आगे देखते हैं। देखो अगर आपको सपोज मैंने ऐसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखा है, क्योंकि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसलिए मैंने पहले 2 लिखा फिर 1 लिखा। अगर आपको इसको लिखना है वेलोसिटी के टर्म्स में, तो पहले तो आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ लाइट। नीचे में भी आप लोग क्या लिखेंगे, नीचे में भी आप लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर में भी लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने नीचे में भी लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन याद रखना अभी आप लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इन फर्स्ट मीडियम, और अपॉन में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो देखो क्या क्या समझ में आया कि मैंने आपको ये बताया कि हमेशा अगर आपको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब निकालना है कि इसको कैसे क्या डिनोट करते हैं, तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। बट अगर आपको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो आप हमेशा पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, मतलब जो भी आपको राइट साइड में दिया रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम।
अब हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट को देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ लेते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, ये जो रेयरर मीडियम है ना, इसी को हम एयर बोलते हैं, और ये जो डेंसर मीडियम है इसी को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। याद रखना कि रेयरर मीडियम को हम लोग हमेशा एयर बोलते हैं और डेंसर मीडियम को हम लोग हमेशा वैक्यूम बोलते हैं। तो मैं हर जगह इस चीज़ को लिख लेती हूँ। मतलब आपका ये टेंशन तो वैसे भी ख़त्म हो गया कि रेयरर मीडियम को एयर बोलते हैं और डेंसर मीडियम को वैक्यूम बोलते हैं। अब देखो होगा क्या, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट जो है वो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आई, मतलब ही अगर लाइट की रे एयर से वैक्यूम में आती है, मतलब ही रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो वो हमेशा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसलिए देखो, पहले अगर आप लाइट रे को देखते तो पहले लाइट रे ऐसी 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 आ रही थी, बट जब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो अब वो लाइट क्या हो गई, वो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ने लगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगी। समझ गए? तो ये जो लाइट है, देखो ध्यान से, ये जो लाइट है बेसिकली ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करता है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो वो हमेशा बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। अब सेकंड वाले केस को देखो, आप लोगों ने क्या देखा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है, मतलब इस वाली चीज़ का एग्जैक्टली अपोजिट ये वाली चीज़ है। तो जिसको फर्स्ट वाली चीज़ समझ गई ना, सेकंड वाली चीज़ को समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फर्स्ट वाली चीज़ का उल्टा कर दूँ तो वो सेकंड वाली चीज़ बन गई। पहले लाइट एयर से वैक्यूम में गया और अब लाइट वैक्यूम से एयर में गया। तो अगर आपका लाइट वैक्यूम से एयर में जाता है, मतलब ही अगर आपका लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाता है, तो वो अवे होता है फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो, पहले ये लाइट ऐसा आ रहा था, ये डेंसर मीडियम था, अब ये लाइट गया एयर मीडियम में, मतलब ही वैक्यूम में। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो भी आपका लाइट है अब वो नॉर्मल से दूर दूर जा रहा है, वो बैंड अवे हो रहा है फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गए ना? तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर लाइट एयर से वैक्यूम में आता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो वो हमेशा बैंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट, अगर लाइट पास होता है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो वो हमेशा मूव होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। और तीसरा केस कि अगर सपोज लाइट जो है वो इंसिडेंट होता है नॉर्मली, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली हो रहा है। इंसिडेंट नॉर्मली का मतलब ये हुआ कि जो भी उसका एंगल है, जो भी आई का वैल्यू है, वो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। लाइट इज बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे आपके आई का वैल्यू कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो नॉर्मल के अलोंग में ही आ रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपकी लाइट अलोंग द नॉर्मल ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज़ीरो है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, और लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो 3 पॉइंट, अगर लाइट एयर से डेंसर में आता है तो वो मूव होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो मूव होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर सपोज लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो रहेगा और लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फिर अभी हम लोग बेसिकली जो देख रहे हैं वो है, एक सेकेंड, वो है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ही हम लोग मिरेज भी देखने वाले हैं कि बेसिकली ये मिरेज का मतलब क्या होता है। इसको बहुत लोग माइरेज भी बोलते हैं, इसको बहुत लोग मिरेज भी बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए स्टडी कर लेते हैं
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स ऑन चेंजिंग एज वी गो टू इंक्रीजिंग हाइट। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे जैसे आप हाइट को चेंज करते जाते हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी चेंज होते जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ऊपर में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वही रहेगा और नीचे में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यही रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो भी वैल्यू होता है वो हाइट के साथ साथ क्या होते जाता है, हाइट के साथ साथ चेंज होते जाता है। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होंगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप देखते हो और कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब समझ लो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये आपका कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर में इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इमेज रहता है। ये आपको जनरली डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, या वो एरिया जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, हॉट एरिया, जैसे कि डेजर्ट, रेगिस्तान वाले एरिया। राजस्थान में ऐसा डेजर्ट होता है ना, रेगिस्तान वाले एरिया, डेजर्ट एरिया जो होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसमें आप लोगों ने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ग्राउंड के नीचे में उसका इमेज दिखता है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, बट ग्राउंड के नीचे में इसका क्या दिख रहा है, ग्राउंड के नीचे में उसका इमेज दिख रहा है, उसकी परछाई दिख रही है। जैसे आप समर सीजन में जब चलते हो धूप के सामने तो आपकी जो परछाई है वो आपके सामने गिरती है, तो वो परछाई जो है बेसिकली समझ लो वो आपका क्या है, वो आपका इमेज है ना। तो आप लोगों ने अगर धूप में आप खड़े हुए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से आपका परछाई आपको देखने को मिलता है धूप में। तो अभी हम लोग डेजर्ट एरिया की मतलब हॉट एरिया की तो बात कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये है आपका ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे में ऑब्जेक्ट का क्या दिख रहा है, परछाई, मतलब ही उसका इमेज। और अगर सपोज आप कोई ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, डेजर्ट एरिया में है, हॉट एरिया में है, तो अब जो भी वहाँ पे आपको लाइट रे दिख रही है ना, वो ऑब्जेक्ट से न आकर वो आपको इमेज से आती हुई दिखेंगी। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप बहुत दूर खड़े हो और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो लाइट रे आपको ऑब्जेक्ट से नहीं, आपको इमेज से आते हुए दिखेंगी, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरेज। समझ गया। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर आप बहुत डिस्टेंस पे खड़े हो, कोई ऑब्जेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पे ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट का उसमें उस ग्राउंड के नीचे में आपको इमेज दिख रहा है, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको लाइट रे इमेज में से आते हुए दिखेंगी। इसको, इस फिनोमेना को हम लोग मिरेज बोलते हैं। उसके बाद में आगे का पार्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि बेटा स्टार बेसिकली क्यों ट्विंकल करते हैं। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट के बिना तो कोई भी चीज़ शाइन नहीं करती है। अगर आपके रूम में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के रख दी, लेटेस्ट से बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, बट अगर आपके रूम में लाइट ही नहीं है तो आप वो चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे। सपोज आपने बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद के लाए, एकदम शाइनिंग वाले ड्रेसेस, बट भाई अगर आपके घर की लाइट चली गई तो क्या आप अपनी आंखों से वो ड्रेसेस को देख सकते हो, नहीं। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि लाइट के बिना तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास विजिबल लाइट होना चाहिए। बट स्टार जो होते हैं आसमान में वो तो शाइन करते हैं नाइट के टाइम पे, और नाइट के टाइम में तो लाइट होता ही नहीं है, नाइट के टाइम पे तो सन होता ही नहीं है, सनलाइट होती ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसे केस में स्टार कैसे क्या ट्विंकल करते हैं, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे ये आता है ना, कि क्यों स्टार ट्विंकल करते हैं जब अंधेरा होता है, लाइट तो होता ही नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले से स्टार सेल्फ लुमिनिसेंस होते हैं। सेल्फ लुमिनस मतलब ये होता है कि वो अपना खुद का लाइट जनरेट करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते। उसके बाद एज द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विथ लोअरिंग हाइट above the surface of earth, the refractive index also increases. Star light coming towards us travel from rarer medium to denser medium and constantly bend towards the normal.
तो देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि स्टार जो होता है वो पॉइंट सोर्सेस के जैसा एक्ट करता है। और आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका स्टार है, बेसिकली उसमें जो भी स्टार है उसमें लाइट कहाँ से आता है, उसमें आपका लाइट आता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। मैंने अभी आपको 3 कंडीशन बताई थी कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो ऐसे केस में वो हमेशा बैंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो वो हमेशा बैंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट कि स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं। तो रीज़न ये है क्योंकि स्टार सेल्फ लूमिनस होते हैं, वो खुद का लाइट खुद जनरेट करते हैं। और आप उसको नाइट टाइम में भी देख सकते हो जब सनलाइट नहीं होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्टार जो होते हैं वो पॉइंट सोर्सेस के जैसा एक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब लाइट ट्रैवल करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो वो हमेशा बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यही सेम चीज़ आपको स्टार में भी देखने को मिलती है। इसीलिए स्टार आपको बहुत ज़्यादा स्काई से दूर दिखते हैं, जबकि आपके स्टार जो होते हैं वो एक्चुअल पोजीशन पे होते हैं। बट आप जब स्टार को देखते हो तो स्टार आपको बहुत ही दूर दिखते हैं। उनकी एक्चुअल पोजीशन नज़दीक रहती है बट फिर भी ऐसा लगता है कि भाई स्टार बहुत दूर है। रीज़न ये है क्योंकि स्टार में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, जिसके वजह से वो कॉन्स्टेंटली बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ गए ना? उसके बाद में हम लोग समझ रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट को। तो याद रखना, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट को। तो याद रखना, वेवलेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ कि वेवलेंथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच अवर आइज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि आपका, वैसे तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हो तो वो तो भाई चालू कब से होती है, बहुत सारी वेवलेंथ उसमें आती है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो चार्ट है लाइट का, उसमें आपको लाइट जो है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की ही विजिबल होती है। अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज़्यादा है या अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है तो ऐसे केस में आपको लाइट का कलर नहीं दिखेगा। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि सबसे पहली बात तो वेवलेंथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। सेकेंड पॉइंट, वेवलेंथ जो है लाइट की अगर वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक के है तभी जाके वो आपको विजिबल रहेगी। उसके बाद वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। ये बहुत बार 12th स्टैंडर्ड में एमसीक्यू में पूछा गया है कि रेड लाइट की कौन सी वेवलेंथ होती है। तो याद रखना 700 नैनोमीटर होती है। और जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि बेसिकली वेवलेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। 400 से लेके 700 नैनोमीटर जो होता है ये बेसिकली विजिबल लाइट का रेंज होता है। अगर लाइट की वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में आती है तो आपको लाइट विजिबल होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी द कलर ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट, रेड लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर। मतलब ही रेड लाइट का वेवलेंथ कैसा है, ज़्यादा है। जो भी आपका वॉयलेट लाइट होता है, वॉयलेट लाइट का कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर है, तो बेसिकली उसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से VIBGYOR, आप लोगों ने सुना होगा ना, V से चालू हो रहा है मतलब ये वॉयलेट है और R पे ख़त्म हो रहा है मतलब ये रेड है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहला पॉइंट, किसी भी लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में है तो आपको वो ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि बेसिकली जो भी आपका ये है वो स्टार्ट होता है वॉयलेट से और एंड होता है रेड पे। अब हम लोग देख रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट को कि बेसिकली ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो याद रखना कि जब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट जो है, मतलब जिसमें सनलाइट जो है बेसिकली वो डिस्पर्स होता है अलग अलग कलर्स में।
तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका सनलाइट डिस्पर्स होता है अलग अलग कलर्स में, जब वो पास होता है किसी मीडियम से, मतलब ही जब वो पास होता है किसी प्रिज्म से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सनलाइट का सेपरेशन होता है अलग अलग कलर्स में, जब आप उसको पास करते हो प्रिज्म से, उस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसका नाम है पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही चीज़ों को मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। चलिए समझ लेते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन को, और इसी के साथ साथ हम लोग समझ लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे ये वाला जो मीडियम है ना, ये मीडियम है आपका डेंसर मीडियम, मतलब ये मीडियम वैक्यूम है, और ये मीडियम है आपका एयर। मतलब आपने दो टाइप के मीडियम कंसिडर किए, पहला है डेंसर मीडियम जिसको आप वाटर भी बोलते हो, और सेकंड है आपका रेयरर मीडियम जिसको आप एयर भी बोलते हो। अब यहाँ पे जो आपका लाइट है ना, याद रखना वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है। अगर हमको पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझने का है, तो उससे पहले तो हमको जो 2 पॉइंट पता होने चाहिए वो ये है कि हम लाइट को यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम में भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लाइट को वाटर से एयर की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइट नीचे से ऊपर जाएगा, सोचने की बात है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ स्टडी की उसमें लाइट ऊपर से नीचे आ रहा था, बट इसके केस में हम लाइट नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने लाइट का रे लिया, और ये है आपका नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और ये है आपकी इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे किसी नॉर्मल के पास जाती है तो वो नॉर्मल के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, और जो भी एंगल आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट करते वक्त नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। समझ गए ना? तो जब भी आपकी कोई भी रे नॉर्मल के साथ में कोई एंगल को बनाती है वाइल इंसिडेंट, तो बेसिकली उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी आपका लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, मतलब कि जब भी आपका लाइट एयर वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो हमेशा ऐसे केस में वो बैंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि मैंने आपको 3 कंडीशन बताए थे ना, कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो बेसिकली इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो इट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे आपका लाइट नीचे से ऊपर जा रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो लाइट है ये मूव होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल से दूर दूर जा रहा है, और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? आर, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो हुआ क्या, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आई जो, अगर आप आई को इंक्रीज करते हो, मतलब ही अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो, तो ऐसे केस में आपका आर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आई का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जब भी आप किसी भी लाइट को देखते हो तो आप लोग यहाँ पे ये देखते हो कि लाइट जब पास होता है किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, तो लाइट में 3 टाइप के फिनोमेना आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो फिनोमेना होता है ये होता है इंसिडेंस। तो इंसिडेंस तो हो रहा है, क्योंकि लाइट रे इंसिडेंट करेगी तभी आगे का फिनोमेना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे आपकी लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आपकी लाइट रे आती है तो बेसिकली 100% में से 50% लाइट जो होती है वो आपको रिफ्रैक्शन दिखाती है, और 50% लाइट जो होती है वो आपको रिफ्लेक्शन दिखाती है। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है? अगर लाइट इंसिडेंट करती है और वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर लाइट इंसिडेंट करती है और वो सेम मीडियम में आती है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जितनी भी लाइट आपने ली है उसमें से 50% लाइट अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्शन शो करती है और 50% लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है। अब कुछ लाइट जो था भाई, जब आपका ये वाला लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, लाइट जब इंसिडेंट हुआ
तो वहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि लाइट इंसिडेंट होने के बाद में, लाइट जब इंसिडेंट होता है तो 50% उसका क्या हुआ, 50% उसका रिफ्रैक्शन हुआ और 50% उसका क्या हुआ भाई, 50% उसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये है आपकी इंसिडेंट लाइट, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ गया? जैसे जैसे आप आई का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब आपने क्या किया, कुछ समय के बाद आई का वैल्यू बढ़ा दिया तो आप लोगों ने ये देखा कि आर का वैल्यू भी बढ़ता है। कुछ समय के और बाद आई का वैल्यू बढ़ाते तो आर का वैल्यू भी बढ़ता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया भाई कि एक ऐसा वैल्यू ऑफ आई फॉर विच आर बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप आई के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपका आर का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये बात तो आपको समझ गई कि जैसे जैसे हम आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आर का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, एक ऐसा वैल्यू आई का जिसके लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, उस आई के वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल मतलब ही क्या होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है। तो याद रखना, क्रिटिकल एंगल मतलब ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो क्रिटिकल एंगल मतलब ही एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद में आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपका जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे फिनोमिना को आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हो। इसका डेफिनेशन अगर आगे होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो पहला पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो दो टाइप की चीज़ें आपको दिखाती है। 50% उसका क्या होता है, 50% उसका रिफ्लेक्शन होता है और 50% उसका रिफ्रैक्शन होता है। एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और एक मीडियम से जब वो जाके वही मीडियम में वापस आती है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब भी लाइट मूव होती है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ तो हमेशा वो नॉर्मल से बैंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे जैसे आप आई के वैल्यू को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके आर का वैल्यू भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा आई का एक वो वैल्यू जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। इसलिए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको आप लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो ऐसे केस में पूरी की पूरी लाइट जो है वो पूरी की पूरी लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप लोग अभी ध्यान से देखते हो इस वाले रे को तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। इसलिए पूरा का पूरा लाइफ 100% लाइट रिफ्लेक्शन हो जाएगा और रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। मतलब ही आपका जितना भी रे था वो पूरी तरीके से टोटली रिफ्लेक्ट हो गया अंदर के ही मीडियम में, इसलिए आप उसको बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ गया? तो याद रखना, एक वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है उसको आप लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हो, और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगता है, इंटरनली लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्शन ज़ीरो रहता है, रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा लाइट
एज इट इज आपका रिफ्लेक्ट होता है, उस फिनोमिना को आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हो। तो अब आपको देखो क्या क्या याद रखना है। 2 MCQ है जो इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगते हैं। याद रखना, अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हो व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ से पेपर में 2 बार बहुत बार MCQ आए हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं रेनबो को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो रेनबो होता है बेसिकली यहाँ से भी बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, MCQ में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक में भी था कि रेनबो जो होता है उसमें कौन से फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखना, रेनबो में डिस्पर्शन भी होता है, रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसी के साथ साथ रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेनबो में डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखना उसका आंसर रहता है ऑल ऑफ द अबव। रेनबो में डिस्पर्शन भी होता है लाइट का, रेनबो में रिफ्रैक्शन भी होता है, और इसी के साथ साथ रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रेनबो कैसे क्या फॉर्म होता है। तो याद रखना सबसे पहली और सबसे काम की बात कि रेनबो हमेशा आपको रेनफॉल के बाद में देखने को मिलता है। मतलब जब बारिश होती है तो बारिश होने के कुछ समय के बाद आपको रेनबो बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। तो बारिश आने के बाद ऐसा क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका वाटर का ड्रॉपलेट है, ये समझ लो आपके वाटर का ड्रॉप है, ये समझ लो आपका रेन ड्रॉप है। तो ये जो रेन ड्रॉप होता है ये कहीं ना कहीं प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है। ये वाला आपका रेन ड्रॉप प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है, और जब सनलाइट इस पे आती है तो ऐसे केस में लाइट का क्या होता है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके वजह से आपका जो लाइट है आपको अलग अलग कलर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेनबो कब देखने को मिलता है, जब बारिश आती है, बारिश के कुछ समय के बाद जब धूप पड़ने लगती है तो बहुत ही बढ़िया रेनबो देखने को मिलता है। वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपके रेन का ड्रॉप है वो प्रिज्म के जैसा एक्ट कर रहा है, और सनलाइट आपके लाइट के रेडिएशन के जैसा एक्ट कर रहा है। जब सनलाइट पास होती है बेसिकली रेन ड्रॉप से तो 3 फिनोमिना होता है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके वजह से आपका बेसिकली क्या होता है, रेनबो आपको दिखने को मिलता है, ऑब्जर्व होता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल को, ये वाले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, मतलब आपको वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वो आपको पूछ रहा है कि लाइट की वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो देखो आपको क्या याद रखना है, जरा ध्यान से देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहली और सबसे काम की चीज उसने आपको जो बोला है, उसने आपको बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि बेसिकली वहाँ पे जो एक मीडियम है ना, वहाँ पे जो एक मीडियम है भाई वो तो वैक्यूम है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कभी भी अगर आपको एब्सोल्यूट वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे एक मीडियम क्या है, वैक्यूम है। अब वो आपको बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, तो याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग हमेशा छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे काम की बात, अगर आपको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए तो आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग हमेशा छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग तभी बोलते हैं जब एक मीडियम हम लोग वैक्यूम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, और वो वैल्यू आपको दिया है 1.36। तो याद रखना कि 1.36 जो है वो आपका वैल्यू है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसका अगर आपको रेशियो लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में देखो आप लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी में आप लोग लिखेंगे ऊपर आएगा आपकी वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, अपॉन में आएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। समझ गए ना, मतलब बस मुझे इतना बोलना है कि आप ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
मीडियम वाटर, ऐसा भी लिख सकती हूँ। वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, समझ गए ना। तो पहली और सबसे काम की बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम हमेशा वैक्यूम होता है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, समझ गए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब आपको देखो क्या क्या करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको V1 का भी वैल्यू पता है, आपको N का भी वैल्यू पता है, तो आप लोग V2 का वैल्यू यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आपको N का वैल्यू पता है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर को बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये V1 अपॉन V2 बड़ा ही कन्फ्यूजिंग है, तो इसको V1 अपॉन V2 कंसिडर ना करते हुए जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा कंसिडर करो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन को। लाइट ट्रेवल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की वेलोसिटी दी हुई है और ये किसी मीडियम में दिया है। ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम इट्स वेलोसिटी बिकम्स, अब लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। पहले लाइट की वेलोसिटी थी V1, अब लाइट की वेलोसिटी है V2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट। अब जरा यहाँ पे समझ लो एक चीज़ को। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको V1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसको V1 क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये जो लाइट की वेलोसिटी है ये आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट वाली लाइन में दिया, तो ये कहीं ना कहीं V1 ही होगा। फिर आपको बोला ऑन एंटरिंग द सेकेंड मीडियम, जब लाइट फर्स्ट मीडियम की जगह पे अब सेकेंड मीडियम में आया तो अब उसका जो वैल्यू है V का वो हो गया 0.75 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। What is the refractive index of second medium with respect to that of first। मैंने बताया था आपको कि कभी भी हमको जब भी सेंटेंस दिया जाता है तो हमेशा हम लोग कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसलिए मैंने इस वर्ड से ये वाली चीज़ प्रेडिक्ट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट। हम लोग हमेशा कैसे जाते हैं, हम लोग हमेशा जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट मीडियम। और अगर मुझे इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले आपको क्या दिख रहा है 1, तो 1 और अपॉन में क्या लिखेंगे 2। तो याद रखना इंटरप्रिटेशन करते वक्त लेफ्ट टू राइट जाने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ फर्स्ट। बट अगर वेलोसिटी लिखने का है तो वेलोसिटी लिखते वक्त हमेशा राइट टू लेफ्ट जाने का, मतलब ही 1/2, समझ गए ना। अब आपको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है, V1 का वैल्यू भी आपको पता है, V2 का वैल्यू भी आपको पता है, तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।